हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। काफ़ी इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल रहने वाली है वीडियो बच्चों आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आप कवर करने वाले हो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे कंप्लीट जो आपका अपडेटेड पैटर्न है उसके साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं वो सभी अच्छे से कीजिएगा, और जो कि आपको लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो के एंड में कॉर्नर पे जो है एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारी वीडियोस होंगी। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको उसमें बहुत सारे पेपर मिलेंगे, तो वो सारे अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 60। सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें जो पेपर है बच्चों, इसमें आपको 4 खंड देखने को मिलेंगे, क ख ग और घ, यानी टोटल जो प्रश्न होंगे वो कुल 11 प्रश्न होंगे। उनके उप प्रश्न रहेंगे अलग अलग। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं और सभी में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। अच्छे से कंप्लीट पेपर कीजिए। अच्छे से जो बुक रीडिंग है वो अपनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, व्याकरण अच्छे से करिए। बाकी जो जितने प्रैक्टिस पेपर आपको मिलते हैं वो सभी प्रैक्टिस पेपर कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। खंड क दिया गया है अपठित बोध। अपठित बोध मतलब ये कहीं से भी लिया गया है, जो है गद्यांश है, जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपकी बुक से नहीं होता है। तो देखिए, प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शिक्षा। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग जो है वो सिखाती है। यानी आप पढ़ते हो तो आपको कोई काम गलत है, ठीक है, उन सभी का ज्ञान होता है, सामाजिक ज्ञान होता है। क्लियर? वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन न दे सके, यानी आपको सोचने समझने की शक्ति न दे सके, ऐसा ज्ञान, ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। व्यर्थ यानी बेकार है। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित्र और अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ। यानी अगर हम पढ़ रहे हैं तो अगर हम अच्छे नागरिक नहीं बन पाते हैं तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ है। सहृदय सच्चा किंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से अच्छा है जो निर्दयी और चरित्रहीन है। यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर निर्दयी है, चरित्रहीन है, ठीक है, उसको सामाजिक ज्ञान नहीं है, वो दूसरों की हेल्प नहीं करता, तो ऐसी शिक्षा उस अनपढ़ मजदूर की कंपैरेटिवली के तुलना में बेकार है। संसार के समस्त वैभव और सुख साधन भी तब तक सुखी नहीं बनाते जब तक मनुष्यों को आत्मिक ज्ञान न हो। तो कोई भी संसार का जो सुख सुविधाएं हैं वो मनुष्य को सुखी नहीं बना सकते यदि मनुष्य को अपना जो आत्मिक ज्ञान है, उसको सोचने समझने की शक्ति है, ठीक है, वो उसके अंदर नहीं है। अब देखिए, प्रश्न दिए गए हैं, मनुष्य मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग किससे सीखता है। तो हमने पढ़ा था शिक्षा से सीखता है। ठीक है, शिक्षा से आ जाएगा। कैसा व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है, कैसा व्यक्ति शिक्षित नहीं समझा जा सकता। तो कैसा व्यक्ति शिक्षित नहीं समझा जा सकता। असभ्यभाषी व्यक्ति, असंस्कारी, अस्पष्टवादी या उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या रहेगा। आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। जिसके अंदर ये गुण नहीं है वो शिक्षित नहीं, जिसके अंदर ये गुण है वो शिक्षित नहीं समझा जा सकता। थर्ड जो प्रश्न है, सच्ची शिक्षा मनुष्य को पाठ्य पुस्तक के ज्ञान के अतिरिक्त क्या देती है। तो देखिए, सच्ची शिक्षा मनुष्य को गंभीर चिंतन और नैतिक मूल्यों की समझ देती है। क्वेश्चन 4 देखेंगे, अनपढ़ किंतु सहृदय मजदूर को चरित्रहीन स्नातक से बेहतर क्यों माना गया है। तो क्यों माना गया है, हमने अभी पढ़ा कि अनपढ़ किंतु सहृदय मजदूर यानी जिसके अंदर दया है, इसलिए बेहतर माना गया है क्योंकि उसमें सच्चाई, दया और अच्छे चरित्र के गुण होते हैं। केवल डिग्री या उच्च शिक्षा का कोई महत्व नहीं है यदि व्यक्ति में नैतिकता और मानवता न हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने, ठीक है, थामने को बैठा है हाथ एक अभी भी। भीड़ है स्टेशन पर अभी भी, एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को। जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, झरती हुई पत्ती को सहारा देना पंक्ति से क्या अभिप्राय है। तो झरती हुई पंक्ति, इसका अर्थ क्या है, सहारा लगाना है या सहारा देना है। बेसहारा को सहारा देना
या उपर्युक्त जो है कोई नहीं। तो सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर हो जाएगा बेसहारा को सहारा देना। स्टेशन पर अभी भी लोगों की भीड़ क्या प्रकट करती है? ठीक है, अभी स्टेशन पर अभी भी लोगों की भीड़ क्या प्रकट करती है? तो देखिए, रास्ते का मार्गदर्शन, बाहर की तरफ इशारा, गंतव्य पर पहुंचने की प्रतीक्षा या उपयुक्त कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा? गंतव्य पर पहुंचने की प्रतीक्षा। ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया है, कविता में रेलगाड़ी कहाँ जाती है? तो कविता में रेलगाड़ी कहाँ जाती है? रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक जाती है। गंतव्य यानी जहाँ उसको पहुँचना है, अपना लक्ष्य। कविता में प्रतीक्षा का क्या महत्व है? तो कविता में प्रतीक्षा आशा और संबंधों की भावना को दर्शाती है। यह बताती है कि कोई व्यक्ति अपने जो है किसी अपने के आने की आशा में इंतजार कर रहा है। प्रतीक्षा जीवन की संवेदनाओं और मानवीय जुड़ाव को क्या करती है? प्रकट करती है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें मिलान करना है। मोहन ने 3 आम खरीदे। ठीक है, तो मोहन ने 3 आम खरीदे। तो इसमें देखिए 3 आम खरीदे, तो ये किस में जाएगा? इसको हम क्या कह सकते हैं? संख्यावाचक विशेषण। इसमें 3 क्या है? इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये संख्यावाचक विशेषण है। मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो इसमें मैं क्या है? सर्वनाम है, तो इसमें हम इसको किससे मैच करेंगे? सर्वनाम से। सीता ने राम को पत्र लिखा। तो कर्ता ने कर्म को, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक से इसको मैच कर देंगे। उसके बाद है अनुचित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखे। तो देखिए बेटा, उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। एक होता है मूल शब्द। मूल शब्द जो है पीछे क्या लगते हैं? पीछे लगते हैं प्रत्यय और आगे लगते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग जो है मूल शब्द में उपसर्ग आगे की तरफ लगेगा। अब इसमें क्या है? इसमें देखिए अनु जो है इसमें क्या हो जाएगा? अनु इसमें उपसर्ग है। और अगर आपसे मूल शब्द भी अलग से पूछें तो चित इसमें क्या हो जाएगा? चित जो है इसके अंदर मूल शब्द हो जाएगा। इस तरह से आपको इनको अलग करना है। अगला प्रश्न दिया गया है, ता प्रत्यय का प्रयोग कर एक शब्द लिखिए। तो देखिए ता का प्रयोग करके आपको शब्द लिखना है, तो क्या लिख देंगे? ता का करना है तो ममता। ठीक है, समता, ये भी हो सकता है। समानता हो सकता है, समानता। इसमें भी ता क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, यानी जो पीछे लगेगा मूल शब्द के उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। नाक कटना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो नाक कटने का मतलब क्या होता है? अपमान होना। क्या हो जाएगा बच्चों? अपमान होना। इस तरह से आपको अर्थ लिखना है। सूर्य शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य के 2 पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे? रवि यानी सूर्य, या और कौन सा हो जाएगा? भानु। अंधकार शब्द का विलोम लिखिए। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम यानी उसका उल्टा। तो अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश जो है वो अंधकार का विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गायों को चराने वाला। गायों को चराने वाला क्या कहलाता है? गायों को चराने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो जो गायों को चराता है उसको क्या कहेंगे? ग्वाला कहते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। प्रयुक्त में प्रयुक्त जो है पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखना है आपको। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरि राई। तो इसके अंदर जो चरण हैं, चरण, उनको किसके समान बताया गया है? कमल के समान बताया गया है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इस गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का उल्लेख है? तो दोनों ही आंदोलन के बारे में बात हुई है, असहयोग आंदोलन के बारे में भी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ग रहेगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ग। गद्यांश से बस की हालत के बारे में क्या पता चलता है? बस अच्छी हालत में थी? बिल्कुल नहीं थी, बस की तो हालत बड़ी खस्ता हाल थी।
बस खराब थी, बस खस्ता हाल थी, पता ही नहीं चल रहा। तो बस जो है कैसी थी बच्चों, बस बिल्कुल खस्ता हाल थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीट शब्द जो है वो कैसा है, तो आपको बताना है सीट शब्द कैसा है। तो सीट बच्चों वो एक विदेशी शब्द है। ठीक है, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, इससे क्या अभिप्राय है। तो बस बहुत तेज़ चल रही थी, ऐसा नहीं है। सीट और बॉडी ठीक से जुड़ी नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा कि कभी बॉडी सीट से आगे निकल जाती, कभी सीट बॉडी से आगे निकल जाती। यात्री झगड़ रहे थे, ये बाकी गलत हो जाएंगे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, गद्य पाठों पर आधारित जो है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर आपको लिखने हैं। लाख की चूड़ियाँ में कारीगरों की कौन सी समस्या उजागर हुई है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहेगा, आपको किन्हीं दो का उत्तर करना है। तो लाख की चूड़ियाँ में कारीगरों की कौन सी समस्या उजागर हुई है। पाठ में बताया गया है कि मशीनों के बढ़ते उपयोग से हाथ से चूड़ियाँ बनाने वाले कारीगरों का रोजगार कम हो गया है, उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, सेकंड रहेगा, बस की यात्रा में बस की स्थिति का वर्णन कैसे किया गया है। तो बस की हालत बहुत ख़राब और जर्जर दिखाई गई है, उसकी सीट और बॉडी एक दूसरे से अलग अलग प्रतीत होती हैं, जिससे हास्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है। थर्ड है, बिलवासी मिश्र एक अच्छे मित्र हैं, इस कथन के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो देखिए, बिलवासी मिश्र अपने मित्र की आवश्यकता के समय उसकी आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे उनकी उदारता और सच्ची मित्रता का परिचय मिलता है। तो आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आप बहुत आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर कर सकते हो। तो इसमें 2 तर्क देने हैं। दूसरा रहेगा, वे अपनी मित्र की परेशानी को समझते हैं और बिना स्वार्थ के उनकी मदद करते हैं। इससे पता चलता है कि जो हमारे बिलवासी मिश्र जी हैं वो बहुत अच्छे मित्र हैं। प्रश्न 6 है, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। पहला हो जाएगा, पानी की कहानी पाठ में जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों बताई गई है। तो जल क्या है, जल संरक्षण का मतलब जल को बचाना। क्यों बचाना चाहिए जल को, सभी बच्चे जानते हैं कि जल जो है वो हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी है। बिना जल के तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, हमारा शरीर ही कार्य नहीं करेगा बिना जल के। तो जल क्या है, जल जीवन का आधार है और उसके बिना जीवन संभव नहीं है। पाठ में बताया गया है कि जल की कमी भविष्य में गंभीर संकट बन सकती है, इसलिए जल का सही उपयोग और संरक्षण आवश्यक है। लेखक लोगों को जल बचाने के प्रति जागरूक करना चाहता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न है, इसमें भी आपको 2 प्रश्नों के उत्तर जो है देने हैं। बाज व सांप पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो इस पाठ से साहस, संघर्ष और आत्मविश्वास की प्रेरणा मिलती है। बाज कठिन परिस्थितियों में भी साहस नहीं छोड़ता और डट कर सामना करता है। इससे सीख मिलती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और हिम्मत से करना चाहिए, भय से नहीं, बल्कि साहस से सफलता मिलती है। थर्ड है, क्या निराश हुआ जाए पाठ का मुख्य संदेश जो है वो स्पष्ट कीजिए। तो क्या निराश हुआ पाठ का संदेश क्या है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि जीवन में निराशा के क्षण आते हैं, परंतु उनसे घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयाँ अस्थायी होती हैं और समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। आशावादी दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। निराशा छोड़कर प्रयास करना ही बच्चों क्या है, सफलता का मार्ग है। प्रश्न 7 देखेंगे, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको लिखने हैं। तो ये पक्षी और बादल भगवान के डाकिए से लिया गया पद्यांश है। आपकी जो कविता है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इस कविता का शीर्षक क्या है। तो इस कविता का शीर्षक क्या है, यानी कविता का जो है उसका नाम क्या है। तो वो क्या है, वो है भगवान के डाकिए। ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है, इन डाकियों की चिट्ठियों को कौन नहीं समझ पाते। पक्षी नहीं समझ पाते, बादल, पहाड़ या सामान्य जन। तो सामान्य जन यानी हम लोग जो है इन डाकियों की चिट्ठियों को समझ नहीं पाते। इन चिट्ठियों को कौन बाँचते हैं, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ या ये सभी। आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक, ये सभी जो है इनको बाँचते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। तो बच्चों, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक महादेश से दूसरे महादेश, या एक घर से दूसरे घर।
तो पक्षी और बादल कहाँ से कहाँ जाते हैं? एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 8 दिया गया है। पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, भगवान के डाकिये में प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो प्रकृति को ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्या निराश हुआ जाए में लेखक निराशा से बचने के लिए क्या सलाह देता है? तो लेखक कहते हैं कि लेखक जो है हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सकारात्मक सोच रखने की सलाह देता है। जितना नेगेटिव हम सोचते हैं, जितना नकारात्मक हमारी सोच होती है, उतना ही हमारा जो आप कह सकते हो कि चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण वो भी नकारात्मक हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, थर्ड दिया गया है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता का मुख्य भाव क्या है? तो आंसर क्या रहेगा? कठिन समय स्थायी नहीं होता, आशा बनाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं 30 से 40 शब्दों में। पहला प्रश्न है, कबीर की साखियाँ पाठ के आधार पर सच्चा सुमिरन किसे कहा गया है? तो कबीरदास के अनुसार सच्चा सुमिरन वह है जो मन से किया जाए, यानी सच्चा स्मरण। सुमिरन क्या होता है बच्चों? स्मरण, ठीक है, भगवान का नाम लेना। सच्चा सुमिरन वही है जो सच्चे मन से किया जाए, केवल दिखावे के लिए नहीं। माला फेरने या बाहरी आडंबर करने से सच्ची भक्ति नहीं होती। यदि मन शुद्ध और एकाग्र नहीं है तो जप व्यर्थ है। सच्चा सुमिरन वही है जिससे मन, वचन और कर्म से ईश्वर का स्मरण किया जाए। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सुदामा चरित के आधार पर सुदामा की प्रतीक्षा करते समय श्री कृष्ण के मन में कौन से विचार आए होंगे? तो देखिए, श्री कृष्ण जो है अपने बाल सखा सुदामा की प्रतीक्षा करते हुए पुराने दिनों को क्या कर रहे हैं? याद कर रहे होंगे। उन्हें गुरुकुल के समय की मित्रता और साथ बिताए क्षण जो है वो स्मरण आ रहे होंगे। वे सुदामा की गरीबी और कष्टों के बारे में सोचकर चिंतित भी रहे होंगे। उनके मन में सच्ची मित्रता और स्नेह का भाव उमड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा। सेकंड देखिए, श्री कृष्ण बलराम जैसी चोटी क्यों चाहते थे? सुदामा चरित के आधार पर आपको बताना है। तो सुदामा चरित के आधार पर श्री कृष्ण बलराम जैसी चोटी इसलिए चाहते थे क्योंकि वे बलराम को अपना भाई मानते थे और उनके समान ही शक्तिशाली व सुसज्जित दिखना चाहते थे। यशोदा मैया ने उन्हें बताया था कि दूध पीने से बलराम की चोटी की तरह उनकी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, खंड घ दिया गया है, रचनात्मक लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आपके माता पिता आपके विद्यालय की फीस देने में असमर्थ हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। प्रधानाचार्य, हंसराज पब्लिक स्कूल, हौज खास, नई दिल्ली। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में सभी वर्गों में प्रथम स्थान पर रही थी। मैंने 400 मीटर की दौड़ में मंडल स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। पिछले 3 मास से हमारा परिवार आर्थिक समस्या से ग्रसित है। पिताजी दुर्घटनाग्रस्त होकर बिस्तर पर हैं। उनको पूरी तरह ठीक होने में अभी 6 मास का समय लगेगा। परिवार में पिताजी ही एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं। उनके इलाज पर भी काफ़ी पैसा लग रहा है। ऐसी विषम स्थिति में मुझे कक्षा की मासिक फीस जमा कराने में अत्यंत कठिनाई आ रही है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि 6 मास के लिए मेरी फीस माफ़ की जाए और छात्र निधि से मुझे कुछ आर्थिक सहायता दिलाई जाए। आपकी इस सामयिक सहायता के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या सुनीता गुप्ता। क्लास जो है अपना सेक्शन आप लिख देंगे। तो इस तरह से आप पत्र लिख सकते हैं। अथवा में दिया गया है, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। उत्तर रहेगा स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि रजौरी गार्डन क्षेत्र में गंदगी का साम्राज्य है। यहाँ पिछले 1 मास से सफाई ही नहीं हुई है। सफाई कर्मचारियों से कई बार प्रार्थना की किंतु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। सड़कों पर भी गंदगी जमा हो रही है। कूड़े के ढेरों पर मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मलेरिया फैलने की पूरी आशंका है।
आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यहाँ सफाई का उचित प्रबंध करवाएं ताकि हम स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकें। धन्यवाद सहित। तो भवदीय कुंदन लाल, सचिव, बी ब्लॉक, रजौरी गार्डन निवासी संघ। ठीक है, तो ये जो भी एड्रेस है वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमने 2 पत्र कर लिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए 3 विषय आपको मिलेंगे आपके पेपर में, किसी एक पर आपको लिखना है। इसमें कौन कौन से दिए गए हैं? बचपन, मनोरंजन के आधुनिक साधन, आधुनिक समाज में नारी। सबसे पहला करेंगे हम बचपन। तो कैसे लिखना होता है अनुच्छेद? तो आपको बचपन, देखिए बचपन आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आपका अपना बचपन याद आएगा। आपने अपने बचपन में क्या क्या किया वो सभी बातें आपको लिखनी है। आपको बचपन में क्या कैसा लगता है, आपको बचपन जो है अभी आप खुश हो, या जो आप पहले जो आपका बचपन था वो आपको अच्छा लगता था, ऐसी चीज़ें आपको लिखनी है। मानव जीवन की सभी अवस्थाओं में बचपन या बाल्यावस्था का सबसे खुशहाल अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में बच्चे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त रहकर बिना किसी की परवाह के अपना समय व्यतीत करते हैं। परंतु आज के आर्थिक युग में बच्चों की स्वतंत्रताएं समाप्त होती जा रही हैं। बच्चों को कम उम्र में ही पढ़ाई से जूझना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है ना। बच्चे कम उम्र से ही स्कूल में जाने लगते हैं। उन्हें तरह तरह के गृह कार्य और कक्षा कार्य करने होते हैं। उनका सारा समय इसी में व्यतीत हो जाता है। माता पिता की इच्छा अपने बच्चों को अच्छी और ऊंची जगहों पर देखने की होती है, इसलिए वे बच्चों को तरह तरह की व्यावसायिक एवं तकनीकी पढ़ाई पर जोर देते हैं। कम उम्र में ही पढ़ाई का इतना ज़्यादा जोर तरह तरह के पाठ्यक्रम के बोझ से, ठीक है, बोझ से भी लिख सकते हो, बोझ से बच्चों के खेलने कूदने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। खाली समय में भी बच्चे टीवी या कंप्यूटर से चिपके रहते हैं। बाहर दौड़ भाग कर खेलने की आदत का विकास उनमें नहीं हो पाता है। बच्चों के लिए खेल कूद अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि खेलने से ही उचित शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। हम सभी का यह दायित्व है कि हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के लिए भी प्रोत्साहित करें और उनके व्यक्तित्व के समुचित विकास में अपना योगदान दे सकें। ठीक है, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा हमारा अनुच्छेद है मनोरंजन के आधुनिक साधन। अब देखिए मनोरंजन के आधुनिक साधन क्या हो सकते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि पहले ये जो टीवी है, वीडियो गेम है या मोबाइल में गेम खेलते हैं, ये सब कुछ नहीं था। पहले कबड्डी खेलते थे बच्चे, है ना, और चौपड़, ये जो क्या होता है वो पिट्ठू गेम खेलते थे, इस तरह के गेम होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो अब जो गेम है उनके बारे में आपको लिखना है। मनोरंजन मनुष्य के मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, निरंतर कार्यरत रहने से हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों थक जाते हैं। मन नीरस और बोझिल हो जाता है। मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने के लिए मनोरंजन एक अच्छा साधन है। प्राचीन समय में लोग मनोरंजन के लिए शिकार, कबड्डी, लाठी, तलवार मुकाबला, चौपड़ और दौड़ आदि प्रतियोगिताओं आदि साधनों का प्रयोग करते थे। आधुनिक में इन सब की जगह किसने ले ली है? टीवी देखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, संगीत सम्मेलन है, सर्कस, क्रिकेट ने ले लिया है। इन आधुनिक साधनों की विशेषता यह है कि लोग अपने घर पे ही मनोरंजन कर लेते हैं। इसके लिए कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता। मस्तिष्क के तनाव मुक्त होने के लिए थोड़ा बहुत मनोरंजन आवश्यक है, लेकिन किसी भी कार्य की अधिकता बुरी होती है। अगर लोग अपना अधिकांश समय मनोरंजन में बिताएं तो उनके लिए यह हानिकारक होगा। अतः हमें ऐसे साधन अपनाने चाहिए जिससे हमारी ज्ञान वृद्धि और समय का क्या हो बच्चों? सदुपयोग हो। यानी मनोरंजन भी हो जाए और उस समय का सदुपयोग भी हो जाए, हमें कुछ नया सीखने को भी मिले। आधुनिक समाज में नारी, तीसरा अनुच्छेद रहेगा। आधुनिक समाज में कमजोर एवं शक्तिहीन समझी जाने वाली नारी ने अपनी छवि को परिष्कृत करते हुए यह सिद्ध कर दिखाया है कि वह पुरुष जाति से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अंतरिक्ष विज्ञान, धर्म, दर्शन, राजनीति एवं सामाजिक चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसने हर क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं और सफलता अर्जित की है। वर्तमान समय में नारी सभी क्षेत्रों में पुरुषों को चुनौती दे रही है। किरण बेदी, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, बछेंद्री पाल, साइना नेहवाल आदि ये कुछ ऐसे नाम हैं जो यह प्रकट करते हैं कि नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है और अब वह आधुनिक समाज और पूरे विश्व को एक नई दिशा देने के लिए तत्पर है।
आधुनिक समाज में नारी का यह कर्तव्य है कि वह देश की सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, ठीक है, अनमेल विवाह आदि का बहिष्कार करे। आज की नारियों को अधिक जागरूक रहना होगा और उन्हें हर तरह के अत्याचार और हिंसा का विरोध करना होगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से क्लियर हैं। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और स्मार्ट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।